गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाइए जल्दी जल्दी तो फिर शुरू किया जाए। जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग आनंद तिवारी जी, रुचि यादव जी गुड इवनिंग, विनायक गौड़ जी गुड इवनिंग। मैं पढ़ाता क्या, आप पढ़ाते क्या हैं? मैं मूल विधि पढ़ाता हूं। रुचि यादव जी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता? अरे हाँ, संविधान पढ़ा रहा हूं, मूल विधि पढ़ा रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। आप यूपीएसआई बैच के नहीं हैं क्या या रुचि यादव जी? समझ नहीं आता? क्या चीज समझ में नहीं आता? कुछ कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं समझ जाऊं कि आप क्या हमसे जानना चाह रहे हैं। आप विधि पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा आज का और आपका डेमो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा केस लॉ पे। कोई बात नहीं आशीष यादव जी, उनका अपना वो व्यक्तिगत है, अन्यथा ना लीजिए। मैं समझाने के लिए हूं, आप घबराइए नहीं, निश्चिंत रहिए। मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब समझ में आ जाएगा। थोड़ा हो सकता है आप पहले से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो रुचि जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको समझा दूंगा। कुल मिला के आप संविधान और मूल विधि के डेमो क्लासेस ले रही हैं। अब बताइए, आप यूपीएसआई बैच में नहीं है और यहाँ पे आप कमेंट्स लिख रही हैं। चलिए चलिए जल्दी से और लोग आ जाइए, फिर जल्दी से शुरू किया जाए। आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों का फॉर द पर्पज ऑफ केस लॉ। कुछ केस लॉ अभी बाकी है। हमने जो चुनिंदा केस लॉस की लिस्ट बनाई है, उनमें से कुछ आज आप लोगों को कुछ यहाँ पे हम पिरो रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग दीपक जी, करता हूं स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग सत्यपाल जी। आप लोग अपने थोड़ा यूट्यूब पे इसे शेयर भी करते रहिए तो थोड़ा सा और प्रसन्नता होगी मुझे भी। आप लोग कंटिन्यूएशन में रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए तो मुझे हम लोगों को भी साहस मिलता है। वेरी गुड इवनिंग आशीष यादव जी। वेरी गुड इवनिंग प्रजापति जी। चलिए, सब लोगों की डिमांड आ रही है, स्टार्ट किया जाए तो शुरू करते हैं। हम आज आप लोगों को कुछ सीआरपीसी के प्रोविजंस को पढ़ाएंगे। एक बात, उनके बेसिक फंडास के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, प्लस आज आप लोगों को केस लॉ बताएंगे। हमने कल आप लोगों को एक केस लॉ बताया, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, जिसमें 3 चीजें हेल्ड हुई हैं। बाकी विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें क्या हेल्ड हुई, क्या चीज धारित किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने। पहली चीज उन्होंने ये कही कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है। उन्होंने कहा हां, प्रस्तावना भी संविधान का भाग है और संसद को अनन्य शक्ति प्राप्त है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की। 2 चीजें। तीसरी चीज उन्होंने थोड़ा सा एक आंशिक प्रतिबंध ये लगाया कि चूंकि संसद को अनन्य शक्ति प्राप्त है संविधान में संशोधन करने की, और चूंकि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, तो प्रस्तावना भी जो है संविधान के अंतर्गत ही आया, तो वहां भी संशोधन किया जा सकता। लेकिन कोई भी संशोधन यदि संविधान में संसद करती है अपनी इस अनन्य शक्ति का, अनबिडल्ड पावर को यूज करते हुए, तो वो ये ना समझे कि वो बेअंदाज रूप में कर सकती है। अर्थात उसने
माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपको शक्ति प्राप्त है किसी भी प्रकार के संशोधन करने की संविधान में, संसद जी, लेकिन एक चीज छोड़ के, वो रिस्ट्रिक्शन, वो प्रतिबंध क्या लगाया? मूल ढांचे को छोड़ के। इस प्रकार कोई भी संशोधन ना किया जाए जिससे कि मूल ढांचा ही हमारा ध्वस्त हो जाए। हमारा मूल ढांचा क्या है? उस समय उन्होंने इंटरप्रिटेशन, उस समय उसका निर्वचन नहीं किया। माननीय न्यायालय ने कहा कि समय समय पर जैसे मामले आते जाएंगे हम मूल ढांचे को बताते जाएंगे। उदाहरण के रूप में संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का पृथक्करण, मतलब तीनों शक्तियां अपने अपने क्षेत्र में रह के कार्य करें, एक दूसरे में हस्तक्षेप ना करें। यह संविधान की आधारशिला है, यह संविधान का मूल ढांचा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यह क्या है? संविधान का मूल ढांचा है। तो इस प्रकार समय समय पे उन्होंने कहा, जैसे न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू, संसद अगर कोई भी अधिनियम, कोई भी नियम, कोई भी कानून बनाती है तो वास्तव में वह जिस उद्देश्य के लिए बना रही उसका उद्देश्य संविधान की भावना, संविधान की आत्मा के अनुरूप है या नहीं है, इसका वो हम न्यायिक परीक्षण कर लेंगे। अर्थात जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन, ये संविधान का मूलभूत ढांचा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो संविधान जो प्रस्तावना में हमने कल आप लोगों को कुछ शब्द बता दिए, प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, सबको सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, और स्वतंत्रता हम किस चीज की दिला रहे हैं? विश्वास की, धर्म की, उपासना की, अभिव्यक्ति की और राष्ट्र की एकता, अखंडता, गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए। ये शब्द क्या है? यही एक हमारी आधारशिला नींव है। कोई भी आप परिवर्तन करेंगे, कोई भी आप संशोधन करेंगे, आप इन्हीं के दायरे में रहते हुए करेंगे। अर्थात इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो वास्तव में संविधान की भावना के विपरीत है, हम उसको अनुमन्य नहीं करेंगे। यही आपके मूल ढांचे का सिद्धांत हो गया पहला। ये रहा आपका केशवानंद भारती का केस। अगला हमने कल आपको नालसा का केस बताया था, जिसमें यह बताया था कि नालसा राष्ट्रीय कानूनी विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ का एक मुकदमा था। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट केस हैं जो आपसे सिर्फ एक लाइन में पूछेंगे कि इनमें क्या चीज धारित किया, क्या चीज सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने तय किया, किन चीजों को इसमें व्याख्या की, बस एक लाइन में पूछेंगे। तो हमने देखा दूसरा केस, हमने कहा नालसा का केस था, जिसमें यह था कि हम अभी तक मेल और फीमेल दो वर्ग को जानते थे, लेकिन हमने माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक तीसरे वर्ग अर्थात थर्ड जेंडर, तृतीय लिंग वर्ग को भी मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें संविधान के उपबंधों में विविध प्रकार की सुविधाओं से जो मेल और फीमेल को उपलब्ध थी उनको भी उन्हें उपलब्ध कराया। सबसे बड़ी बात यह थी क्या कि उन्हें तृतीय लिंग वर्ग घोषित किया। ऐसे व्यक्ति जो पुरुष या महिला की श्रेणी में नहीं आते, उनको एक पहचान स्थापित की। अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें भी उत्पन्न हुआ। तो भाई जीवन है, ये मानव की बनाई हुई चीजें हैं। हम कौन होते हैं? लेकिन ऐसे समय में जो समाज में वो उपहासित हो रहे थे, समाज में अपने को मुख्य धारा में नहीं ला पा रहे थे, ऐसे समय में हमने उनकी एक परिस्थिति को सुनिश्चित किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने, और कहा मेल और फीमेल के बाद एक ऐसा वर्ग जो ना मेल में आता है ना फीमेल में आता है, हम उसे एक नाम देंगे जिसे दिया तृतीय लिंग वर्ग। साथ ही साथ हमने उन्हें ओबीसी कैटेगरी में रखा और संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार समाज में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य उत्थान करेगा। ऐसे समय में उन्हें लोक अवसर में नियोजन में उनको सहायता प्रदान किया, उन्हें रिजर्वेशन प्रदान किया। अनुच्छेद 15(2) के ए और बी में हमने उन्हें पहुंच बनाई, उनमें प्रयोग, किसी चीज के प्रयोग का अधिकार दिया, उनको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी। साथ ही साथ हमने अनुच्छेद 19 के तहत उनको उनके जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उनमें गाने की बजाने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। तो इस प्रकार नालसा का जो केस था वो तृतीय लिंग वर्ग को एक पहचान स्थापित करने की दिशा में अभूतपूर्व और सराहनीय मुकदमा रहा, मामला रहा, जो वास्तव में आप प्रशंसा के योग्य रहा। तो 2 केसेस आपने कल पढ़े, इनमें कोई दिक्कत, कोई कमेंट्स जल्दी जल्दी बताइए।
चलिए जल्दी अपने कमेंट्स बॉक्स में आइए। मैं थोड़ा बढ़ूं तो तीसरे केस पे आ जाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल्स को अगर अच्छा लग रहा हो तो यूट्यूब पे शेयर करिए, लाइक करिए, इतनी रिक्वेस्ट जरूर है आप लोगों से। आगे बढ़ा जाए। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के दो केसेस देखिए हमने आज आपकी कर दिए कंप्लीट। पहला किया केशवानंद भारती बनाम भारत वो केरल राज्य। दूसरा हमने आप लोगों का किया नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब तीसरे केस पे हम लोग आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपके कमेंट्स बॉक्स का इंतजार कर रहा हूं। आइए तीसरा केस हम लोग आते हैं। देखिए तीसरा केस अब हमें आपको पढ़ना है सायरा बानो वर्सेस भारत संघ। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा छात्रों, ये भी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? सायरा बानो वर्सेस भारत संघ। आपको याद नहीं करना, बस दिमाग में एक बार भी अगर रिपीट हो गया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अभी आप लोगों ने लेटेस्ट चर्चा सुनी होगी ट्रिपल तलाक की, 3 तलाक की बातों के बारे में बड़ा ही चर्चा रहा, बहुत ही कुछ लोग इसे विवादास्पद माने। अंत में सांसद ने इसे इस विधेयक को अधिनियम के रूप में पिरोहित करते हुए और इसे पारित कर दिया। हम अब इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये सायरा बानो का केस किस संदर्भ में था, क्या है, कैसे है। देखिए ट्रिपल तलाक पे हम अब आ रहे हैं। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ का एक मुकदमा आया। गुड इवनिंग अजय कुमार जी। अब क्या है, देखिए ट्रिपल तलाक के बारे में मामला हुआ क्या। पहले तो हम तोड़ देते हैं जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी इन 3 चीजों को सबसे ज्यादा निकृष्ट माना था। वह था उनमें से उन 3 चीजों में जिसे पैगंबर साहब ने सबसे खराब घोषित किया था, उनमें एक चीज तलाक भी थी। तलाक का मतलब होता है निर्मुक्ति, अर्थात बंधन खोल देना। क्यों? इसका प्रमुख कारण मानसिक विसंगति होती है। जब एक पुरुष और महिला के मध्य जो वैवाहिक संबंधों में हैं, उनके मध्य मानसिक विसंगति हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, तो उसका परिणाम तलाक के रूप में होता है। पहली बात, मुस्लिम विधि में पुरुष को अत्यधिक पावर दी गई है तलाक के संदर्भ में, उसके सापेक्ष में मुस्लिम महिला को कम शक्ति प्राप्त है। हो क्या रहा था, अब पहले हम तलाक को थोड़ा सा बता दें आपको। पहले हमने बताया तलाक है क्या। सबसे पहले मोहम्मद पैगंबर साहब के हमने ये कहा, उन्होंने जिन 3 चीजों को सबसे खराब घोषित किया था उनमें से एक तलाक था। तलाक का मतलब है निर्मुक्ति, अर्थात बंधन खोल देना, और इसका प्रमुख कारण है मानसिक विसंगति। तलाक होते तो कई प्रकार के हैं, जो आपको वास्तव में जिस पे इस मुकदमे से संबंधित है और जो आपको देखना है, हम थोड़ा सा आपको इसके भूमिका भी बता दें। ये 2 प्रकार का हो रहा है, जिसे कहते हैं तलाक उल सुन्नत या तलाक उल राजे, और दूसरा होता है तलाक उल बिद्दत या तलाक उल बेन। पहले हमने तलाक को 2 भागों में बांट दिया। एक आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, तलाक उल सुन्नत, तलाकुल बेन या तलाकुल बिद्दत। अब इसको आपको याद नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग में करिए। फिर हमने उस तलाक को तोड़ा, तलाक अहसन और तलाक हसन, जो वास्तव में अनुमोदित रूप है, जो दोनों संप्रदायों अर्थात मुस्लिम विधि के शिया और सुन्नी दोनों में मान्य है, वो आपका तलाकुल सुन्नत या तलाकुल राजे है। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। समस्या है आपकी जो हमें चर्चा करनी है, वो तलाकुल बिद्दत या तलाकुल बेन के संदर्भ में है, जो पहली बात तो शिया विधि में मान्य नहीं है, ये सुन्नी विधि में मान्य है। अब इसमें है क्या समस्या, इस ट्रिपल तलाक को समझने से पहले हम आपको 2 चीज और बता दें। एक होता है तुहर काल और एक होता है इद्दत।
तुहर काल वो होता है जब मुस्लिम कोई भी महिला जब मासिक धर्म जिसे पीरियड नहीं आ रहा होता है अर्थात शुद्ध काल होता है, उस समय के काल को तुहर काल कहते हैं। और इद्दत वह अवधि है जो मुस्लिम महिला को अब तलाक के उपरांत अपने जब तलाक मिल जाता है तो उसे एक अवधि का पालन करना पड़ता है, तभी वह पुनर्विवाह कर सकती है। जबकि मुस्लिम पति तलाक देने के तुरंत पश्चात दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र होता है और मुस्लिम महिला तब तक दूसरा विवाह नहीं कर लेती जब तक कि तलाक के कारण, जैसे ही विवाह भंग होता है, वह विवाह कैसे भंग हो रहा, हो सकता तलाक के कारण विवाह भंग हो रहा हो सकता है पति की मृत्यु के कारण विवाह भंग हो रहा हो, जो भी यथा स्थिति हो अर्थात विवाह अब ना रह जाए, ना रह गया हो, और ऐसे समय में मुस्लिम महिला को एक अवधि का पालन करना पड़ता है जिसे कहते हैं इद्दत की अवधि। अर्थात इस अवधि का इसलिए उपयोग मुस्लिम विधि में किया गया ताकि संभावित गर्भाधान का निश्चय किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वह महिला जिसका विवाह भंग हो चुका है यथा स्थिति कैसे भी, चाहे तलाक के माध्यम से या फिर आपके पति की मृत्यु के माध्यम से, क्या वह अपने मृत्यु पति या दिए जिस पति ने उसे तलाक दिया उससे कहीं वह गर्भवती तो नहीं है। तो पैतृकता के निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए एक अवधि होती है जो मुस्लिम महिला को विवाह विच्छेद के बाद व्यतीत करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं आपकी इद्दत की अवधि। इसके पहले हमने तुहर काल बताया। तुहर काल एक सामान्य शब्दावली है जिसके अंतर्गत एक मुस्लिम महिला जब मासिक धर्म नहीं हो रहा होता है, जो शुद्ध काल होता है, वह शुद्ध काल को ही हम तुहर काल कहते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका मासिक धर्म बंद हो चुका है, तो उस तुहर काल की जगह उनके लिए चंद्रमास जो काल होता है वो व्यतीत करना पड़ता है। ये एक तो आपको शब्दावलियों से हमने रूबरू कराया। अब विवाद कहां उत्पन्न हुआ इसको देखिए। विवाद उत्पन्न हुआ इस तलाकुल बिद्दत के संदर्भ में। तलाक देने का जो ढंग है उसके संदर्भ में यह विवाद हुआ, क्योंकि मुस्लिम पति कभी भी किसी भी कारण या अकारण किसी भी मुस्लिम महिला को तलाक दे सकता है। तलाक देने का ढंग क्या है, अब दोनों में हम आपको संक्षिप्त बता दें। जो वास्तव में बिद्दत में क्या होता है और आपके तलाकुल सुन्नत में क्या होता है। तलाकुल सुन्नत में एक बार शब्दों का उच्चारण करना होता है या कहना होता है कि मैं तलाक दे रहा हूं, उसके बाद 3 तुहर काल पत्नी को गुजारना पड़ता है। तीसरे तुहर काल के पहले यदि मुस्लिम पति और पत्नी में समझौता हो जाता है तो मुस्लिम पति द्वारा दिया गया तलाक वापस लिया जा सकता है, अर्थात रिवोक किया जा सकता है। अर्थात जो मुस्लिम पति जिसने एक मुस्लिम महिला को तलाक दे दिया और किस विधान के अंतर्गत, तलाकुल सुन्नत या तलाकुल राजे के अधीन उसने तलाक दिया है, ऐसे समय में वह चाहे तो अपनी कही गई तलाक की बात को वापस ले सकता है और फिर से वो पति पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो अर्थात रिवोक करना, अपनी कही गई बात को वापस लेना, अर्थात उसे प्रतिसंहरित कर लेने का मौका मिलता है इसे तलाकुल सुन्नत या राजे में। लेकिन यह जो तलाकुल बिद्दत है, तलाकुल बेन है, ये 3 शब्द एक साथ बोलने पर जब बोलता है व्यक्ति कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, या तलाक तलाक तलाक, एक ही शब्द को 3 वाक्य में या 3 वाक्यों में अलग अलग ढंग से, अर्थात देखिए तरीका क्या, देखिए कि जैसे ही एक मुस्लिम पति ने कहा तलाक 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 एक बार, या उसने उसी समय कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तो तत्काल ही ये शब्दों के बाद तलाक प्रभावी हो जाता है। अर्थात इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रहती जिस प्रकार तलाकुल सुन्नत में रहती है। तलाकुल सुन्नत या तलाकुल राजे में आपके द्वारा तलाक शब्दों का जो प्रयोग होता है वो 3 महीने की अवधि मुस्लिम पत्नी को गुजारनी पड़ती है। अर्थात वह 3 महीने के बीच में जैसे ही तीसरा महीना तुहर काल कंप्लीट होता है तब वह जाके प्रभावी होता है। इसके पहले वो जो शब्द उसने तलाक कहा था उसकी वापसी की संभावना रहती है। इसीलिए यह विधान तलाकुल सुन्नत
या तलाकुल राजे शिया और सुन्नी दोनों विधियों में मान्य है, जबकि तलाकुल बिद्दत जो है वह सिर्फ और सिर्फ सुन्नी विधि में मान्य है, शिया विधि इसे मान्यता नहीं देती। ना ही, सबसे बड़ी बात, ना ही पैगंबर साहब ने इसको मान्यता प्रदान की थी। अर्थात है क्या कि इसमें एक ही वाक्य को तुरंत बोल देना या 3 अलग अलग वाक्यों का तुरंत प्रयोग करना। मैं बार बार कह रहा हूं, तलाक तलाक तलाक, या मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, और तत्काल ही यह क्या होता है, यह विवाह जो है भंग हो जाता है, अर्थात विवाह विच्छेद प्रभावी हो जाता है। अर्थात शब्दों के 3 उच्चारण के पश्चात तुरंत तलाक जो है प्रभावी हो गया और इसमें वापसी की संभावना नहीं रहती है। इसलिए यह जो व्यवस्था थी, जब कभी, आज देखिए प्रगतिशील समाज हो गया है, जितने भी मुस्लिम विधि हैं, चाहे वो इंडोनेशिया का हो, इवन पाकिस्तान हो, इवन जितने भी अरब देश हो, वहां पे तलाकुल बिद्दत की कोई मान्यता नहीं है। हमारे यहां यह चीज चली आ रही थी। विधायिका ने, चूंकि देखिए महिला एक है, एक महिला के साथ अगर इस तरीके से व्यवहार, देखिए जो वैवाहिक संबंध होता है बहुत सोच समझ के, हम एक सांस्कारिक देश में रहते हैं, हम ऐसे सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं जहां पे विवाह एक वास्तव में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे समय में उसका निराकरण, उसका भंग कर देना यह कोई बुद्धिमत्ता का कारण नहीं होता है। सोचिए, एक महिला जो पति के आश्रय के साथ आई और उसे तत्काल इस प्रकार की व्यवस्था देते हुए आपने तुरंत उसके साथ, गुस्सा ही लग गया। सोचिए कि एग्जाम्पल, पति पत्नी है, आपस में लड़ाई झगड़ा जितना होता है उतना ही प्यार मोहब्बत भी पनपता है। पति ने तुरंत कर दिया, मैं जब गुस्सा हो गए पति पत्नी के बीच लड़ाई में, और तुरंत उन्होंने बिद्दत का प्रयोग कर दिया। सोचिए फिर क्या वह शादी फिर पुनः हो सकती है? तुरंत तत्काल प्रभावी हो जाएगा। तो ये चीज जब विधायिका ने लाई तो इसके प्रति कुछ तुष्टिवादी व्यक्तियों द्वारा विरोध किया गया, और इस प्रकार, चूंकि सोचिए जो चीज मुस्लिम विधि के सब समाज में, प्रगतिशील समाज में भी मान्य नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान में चल रही थी सदियों से, और उसको समाप्त किया शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमे से, और कहा कि अब कोई भी मुस्लिम विधि में तलाक उल बिद्दत या तलाक उल बेन, समझने के लिए बिद्दत या बेन है तो तलाक का ऐसा रूप जो बेकार है, ऐसे आप पकड़ लीजिए। इस प्रकार इस जो तलाक अगर दिया जाता है तो वह अवैध होगा और शून्य होगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति, मुस्लिम पति अगर इस प्रकार तलाक देता है तो मैक्सिमम 3 वर्ष तक का कारावास उसे दिया जाएगा। साथ ही साथ अपराध को गंभीर मानते हुए संज्ञेय माना जाएगा। तो इस प्रकार की यह व्यवस्था कर दी, जिससे समाज में एक प्रगतिशील धारा जुड़ गई। समझ में आई आप लोगों को? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। आगे कमेंट्स बॉक्स में अपने अपने कमेंट्स में आइए। वेरी गुड अमन जी, वेरी गुड अजय कुमार जी, वेरी गुड सतपाल जी। बस ध्यान रखिएगा, 3 चीज वर्ल्ड आपको बताया हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा संदीप जी, सत्यपाल जी, चलिए क्लियर है आप लोगों को। ठीक है रूपेन जी, समझ में आ रहा, बहुत अच्छी बात है। देखिए 3 केस तो हमने अभी आपको बता दिए, कोई दिक्कत हो बताइए। केशवानंद भारती बता दिया, नालसा बता दिया, शायरा बानो का केस बता दिया। अब क्या है तीनों का फिर चीज देख लीजिए। केशवानंद भारती के मुकदमे में प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। पहला, संसद को पूरे संविधान में संशोधन करने की अनंत शक्ति प्राप्त है, बस एक सीमा के साथ कि मूल ढांचे को छोड़ के। तो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती में पारित किया गया कि मूल ढांचे को छोड़ के संविधान में कहीं भी संसद संशोधन कर सकती है। पहला हो गया। दूसरा, नालसा का केस हो गया, जिसमें हमने बताया तृतीय लिंग वर्ग, थर्ड जेंडर की बात, तृतीय लिंग वर्ग की पहचान स्थापित हुई, और कहां कहां वो संवैधानिक फायदा भी पा रहे हैं उसके बारे में आपने चर्चा की।
तीसरा आपने एक और पढ़ा, नवतेज सिंह जौहर का मामला, जिसमें क्या कहा गया था, एलजीबीटी को मान्यता प्रदान करते हुए आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया था धारा 377 आईपीसी को, जबकि शेष के लिए धारा 377 अभी भी बनी है। कभी गलती से ये मत कहिएगा धारा 377 आईपीसी पूर्णतया समाप्त हो गई। आप शब्द क्या यूज करेंगे, आंशिक तौर पे असंवैधानिक है, शेष के लिए अभी भी बची है। अर्थात ऐसे वर्ग जो एलजीबीटी समुदाय से हैं, वे अपनी पसंद के साथ संभोग या यौन संबंध स्थापित करते हैं तो वह अपराध नहीं होगा, पहली चीज। इसके अलावा यदि बच्चों के प्रति या जानवरों के प्रति कोई इस प्रकार का यौन संबंध स्थापित करता है तो अभी भी वह अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये तीन चीज हो गई। और चौथा हमने आपको आज आप बताया शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें तलाक का वह रूप जिसे तलाक उल बिद्दत या तलाक उल बेन कहते हैं, अर्थात जब कोई मुस्लिम पति किसी मुस्लिम महिला को इस व्यवस्था के तहत तलाक देता है, जिसे स्वयं पैगंबर साहब ने भी अनुमोदित नहीं किया था। जो विभिन्न प्रगतिशील बुद्धिजीवी, जितने भी प्रगतिशील समाज है मुस्लिम जगत में, उन्होंने भी अपने यहाँ इस चीज को समाप्त कर रखा है पहले से ही। हमने उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया और एक स्त्री पुरुष के मध्य संवैधानिक पवित्रता को देखते हुए उनमें सहसंबंध स्थापित करते हुए इस चीज को कि एक बार जो तलाक का उच्चारण होता है कि तलाक तलाक तलाक, या मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तत्पश्चात इसमें वापसी की संभावना नहीं रहती और यह तत्काल रूप से जैसे ही 3 शब्द कंप्लीट होते हैं यह प्रभावी हो जाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था को सरकार ने एक अपराध घोषित किया और जिसमें अगर कोई मुस्लिम पति अब अगर इस व्यवस्था के तहत कोई किसी मुस्लिम महिला को तलाक देता है तो वह अपराधी होगा, 3 वर्ष तक का कारावास होगा, अपराध गंभीर अर्थात संज्ञेय माना जाएगा। यह व्यवस्था पूरी चारों केस की रही। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है रितिका सिंह जी, बहुत अच्छा। अमन शुक्ला जी, मूल विधि बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं, मतलब इसका मैं समझा नहीं किस भाव में आप कह रहे हैं। जल्दी से आप व्यक्तिगत कमेंट दे दीजिए, अगर आपने दिया, आप तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। खतरनाक का आशय क्या है, पॉजिटिव लूं कि निगेटिव लूं ताकि अपने में सुधार कर सकूं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको जो समराइज किया था, अपराध बताया, जल्दी से देखिए अपराध क्या है, अपराध की परिभाषा आईपीसी में कहां दी गई, अपराध के आवश्यक तत्व कहां हैं, अपराध के चरण क्या हैं, इन चीजों को हमने हटा दीजिए, सब रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हमने आपको बताया चोरी लूट डकैती। हमने कहा कि चल संपत्ति की जब कोई व्यक्ति, भारतीय दंड संहिता के अधीन चोरी की परिभाषा बताई, लूट की बताई और डकैती की बताई। चोरी मुख्य बताई, चोरी में जब भय जुड़ जाता है तो लूट हो जाती है और जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लूट करते हैं तो वही अपराध क्या बन जाता है, डकैती बन जाता है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो उसके पश्चात हमने रेप के बारे में बताया। रेप सदैव एक पुरुष द्वारा किसी महिला के प्रति किया जाता है। 375 उसमें बताया गया और 376 उसके लिए दंड बताया गया है। साथ ही साथ 7 प्रकारों में से किसी भी प्रकार से कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ यौन संबंध बनाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बताया कि अगर स्त्री की आयु 18 वर्ष से कम है, भले ही उसने सम्मति क्यों ना दी हो, फिर भी वह अपराध की श्रेणी में आएगा, अर्थात वह रेप माना जाएगा। इतनी चीजें हमने आपको बताई। रेप के बाद पश्चात हमने आपको केसेस का बताया, संविधान का कुछ बताया। अब हम आपको संविधान का एक अनुच्छेद आज जो सबसे बड़ा प्यारा है मूल अधिकारों के बारे में, वह है अनुच्छेद 14। वो हम आपको आज आप बताते हैं अनुच्छेद 14 कहता क्या है। देखिए
कहता है राज्य अपने भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जल्दी जल्दी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज आपको चीज बता रहे हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 का आप लोगों को देखिए बड़ा सा कर भी दिया है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे ढंग से। राज्य अपने भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में भी आ जाइए जल्दी जल्दी। इतनी चीजें हो गई हो तो हम आगे बढ़े। अगर ये चीज आपने देख ली हो, अब आइए, अब यहां पे हम टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा निकालते हैं। क्या चीज, किस चीज के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं? ये सिंपल सी बात है कि राज्य अपने भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति, पहली चीज पकड़िए। इसको पढ़ाने के पहले हम आपको पहले एक इतने बता दें कि वे कौन से अनुच्छेद हैं जो शुद्ध रूप से केवल भारतीयों को उपलब्ध हैं। ये मेरा डेमो क्लास है, हम सिंपल सा, वैसे तो आपको पूरा संविधान पूरा लेके चलेंगे और इंपॉर्टेंट चीजों को से रूबरू कराएंगे समझाते हुए। आज हमारे पास जो मौका है उसमें हम मूल अधिकार का एक भाग, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका विस्तार अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक विस्तृत है। ये क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार। इतनी चीजें ये बताता है। अब इसमें हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा, अगर मुझसे कोई व्यक्तिगत पूछता है कि आपका सबसे फेवरेट फंडामेंटल राइट का कौन सा आर्टिकल है, तो मुझे अनुच्छेद 14 पसंद आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बस थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझिए। बस अनुच्छेद 14 2-3 बातें कहता है जो सिंपल सा राज्य की निरंकुश नीतियों पर प्रहार करता है। बस एक चीज आप पकड़ लीजिए कि राज्य मनमानेपन से युक्त नीतियां ना बनाए। राज्य कोई ऐसा विभेदकारी कार्य जब कभी करता है तो हम सीधे किस अनुच्छेद के माध्यम से राज्य की उस नीति को चैलेंज करते हैं? वो दैट इज अनुच्छेद 14। हमने संविधान में आपको यह बताया था कि हमें गरिमापूर्ण राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, जो गरिमा सब डिग्निटी है, वो वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मानव प्रजाति के लोग हैं हम लोग, और हम लोगों की सबसे बड़ी खूबी स्वतंत्रता प्रिय है। लेकिन ऐसी भी चीज, ऐसा भी जीवन यापन जो गरिमा के साथ ना हो, हम धिक्कारते हैं। हाँ, आप भूखे हो, बहुत भूखे हो, कॉमन सी बात सोचिए, हम आपके सामने रोटी का टुकड़ा ऐसे फेंक दें कि लो खा लो, तो आप कभी खाना पसंद नहीं करोगे, भूखे मर जाना पसंद करोगे। क्योंकि डिग्निटी हमारी एक चीज होती है, हमारी एक गरिमा एक पूर्ण है, और वो गरिमा किसी ने हमें उधार नहीं दी, किसी का एहसान नहीं है, संवैधानिक गारंटी है, संवैधानिक पवित्रता है, संविधान की आत्मा है। वो कहती है कि नागरिकों को हम क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को, कौन, अब देखिए टर्म निकालिए, किसी भी व्यक्ति को। अब किसी भी व्यक्ति में सबसे पहले कौन व्यक्ति आ रहे हैं? ये किसी भी व्यक्ति को, पहला चीज हमने कहा, किसी भी व्यक्ति का मतलब नागरिक हो,
अनागरिक हो, कृत्रिम व्यक्ति हो, प्राकृतिक व्यक्ति हो, हर व्यक्ति शामिल है। हम इसमें विभेद नहीं कर रहे हैं कि भाई विदेशी है तो हम उसे नहीं देंगे। हर व्यक्ति को हमने क्या कर रहा, अनुच्छेद 14 के पहले हम शब्दों को तोड़ लें। कहता है राज भारत के भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, तो किसी भी व्यक्ति में हर व्यक्ति शामिल है, चाहे वो कृत्रिम हो, कंपनीज हो, वो भी एक व्यक्ति विधिक व्यक्तित्व रखते हैं, चाहे नैसर्गिक व्यक्ति हो, चाहे प्राकृतिक व्यक्ति हो, चाहे कृत्रिम व्यक्ति हो, चाहे नागरिक हो, चाहे अनागरिक हो। अब यहां पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन हम आपको बता दें जरूर कि वे कौन से मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं जो शुद्ध रूप से केवल भारतीयों को उपलब्ध हैं। ध्यान रखिएगा फिर से, वे कौन से, हम थोड़ा सा कमेंट्स बॉक्स में अगर देख लें आप लोगों को तो बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप लोग हमें बता दें वे कौन से अनुच्छेद हैं मूल अधिकारों के जो शुद्ध रूप से केवल भारतीयों को उपलब्ध हैं। कोई बताएगा जल्दी जल्दी हमें? वेरी गुड जी, सत्यपाल जी, समानता का अधिकार है, लेकिन हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं हमें उसका जवाब चाहिए। वे कौन से मूल अधिकार हैं जो शुद्ध रूप से केवल भारतीयों को उपलब्ध हैं? किसी का कमेंट अभी आ नहीं रहा, क्या मामला है? वेरी गुड राम नरेश प्रजापति जी, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। ये ध्यान रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30 एक क्वेश्चन पहले आप तैयार कर लीजिए। कौन कौन से अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30? बहुत अच्छा राम नरेश जी, ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो शुद्ध रूप से किनको उपलब्ध है? केवल भारत के नागरिकों को। इसके अलावा मूल अधिकार के जितने भी मामले हैं वो चाहे विदेशी हो चाहे नागरिक हो, उनमें हम विभेद नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए, वेरी गुड सत्यपाल जी, आपका भी एकदम सही। तो अब आइए हम क्या करें, देखिए यहां पे हमने किसको बताया, यहां पे हमने बताया किसी भी व्यक्ति को, अर्थात इसमें चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो, चाहे कृत्रिम व्यक्ति हो चाहे नैसर्गिक व्यक्ति हो। इतना क्लियर हो गया? अब कह रहा है कि विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान मतलब विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब इस शब्दावली को निकालते हैं। समता, ये जो समता शब्द है ये निगेटिविटी के साथ है, नकारात्मकता के साथ है, और ये डाइसी के रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन के जो डाइसी महोदय थे उनके विधि के शासन के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से ली गई शब्दावली है और किस भाव में है? नकारात्मकता के साथ है। अर्थात कहता है कि विधि सर्वोपरि है। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, विधि सर्वोपरि है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा? विधि के अधीन है। अभी तो बस हम आपको शब्द क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं, बाकी अभी तुरंत आपको पूरा इसका इंटरप्रिटेशन आज कर देंगे। तीन चीज आई, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये दो शब्द है। पहला राज्य अब भारत के भू क्षेत्र में क्या कर रहा? किसी भी व्यक्ति को, अब किसी भी व्यक्ति में फिर से बोला, वो नागरिक हो, अनागरिक हो, विदेशी हो, कृत्रिम हो, नैसर्गिक हो, यहां से खत्म हो गया। क्या करेगा? कह रहा वंचित नहीं करेगा राज्य, किस चीज से? विधि के समक्ष समता के अधिकार से या विधियों के समान संरक्षण से। तो अब हम दो शब्दावली पहले निकाल लें कि विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है। तो भाई विधि के समक्ष समता थोड़ा नकारात्मक अवधारणा लेके आती है। ब्रिटेन के डाइसी के विधि के सिद्धांत के, विधि के रूल ऑफ लॉ से यह शब्दावली ली गई है, जिसका मतलब है कि विधि सर्वोपरि है, उसके अधीन ही प्रत्येक व्यक्ति आएगा। हम बाकी कोई व्यक्ति अपनी पद प्रतिष्ठा, आयु, जाति, धर्म, मजहब और बुद्धिमत्ता किसी भी रूप में भलो ही कितना श्रेष्ठ हो, लेकिन हम उसे किसके अधीन करेंगे? विधि के अधीन। अर्थात विधि
दो आंख से नहीं देखेगी, अर्थात हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसे पहले किसके अंडर में रहना पड़ेगा? विधि के अंदर। अगला आता है विधियों का समान संरक्षण। ये कहां का? ये सकारात्मक पॉजिटिविटी अवधारणा है, ये सकारात्मक अवधारणा है और यह अमेरिका से ली गई है, जिसका मतलब समान परिस्थिति में समान व्यवहार। इतनी बातें आई अनुच्छेद 14 में। अब हम अनुच्छेद 14 को फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले रिवाइज कर दें, फिर अनुच्छेद 14 की पूरी व्याख्या आप लोगों को कर दें। देखिए कैसे क्लियर हो ना हो हमें बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, पहले से पहले हमें बता दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। बाकी सब चीज क्लियर चल रहा है? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से आइए कमेंट्स बॉक्स में अपने। मैं इंतजार कर रहा हूं। देखिए छात्रों, एक चीज मैं आपसे बड़ा व्यक्तिगत कहूंगा, क्लियर है सर? वेरी गुड राम नरेश प्रजापति जी। किसी भी चीज के लिए, जैसे आज मैंने आपको अनुच्छेद 14 के बारे में बताया, इतना अच्छे से समझ लीजिए, फिर जीवन में कभी आपको इसे देखने की आवश्यकता ना पड़े, इतना अच्छा तैयार हो जाए। मैं कोशिश प्रयासरत यही रहूंगा। अब सबसे पहले हमने आपको समझाया अभी कुछ नहीं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 का जो संविधान में दिया गया है वह लिखा हूं, और जो शब्दावली प्रयोग की गई जिनसे क्वेश्चंस निकल सकते हैं वह आपको बताए। अब इसके बाद इसकी व्याख्या कर देंगे, अपने आप आपके लिए अनुच्छेद 14 मजबूती से तैयार हो जाएगा। हमने आपको पहले से फिर से बताया, अब स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है जिसका विस्तार 14 से 18 है। 14 मुख्य है, बाकी 15, 16, 17, 18 उसके एक तरीके से विनिर्दिष्ट दृष्टांत हैं। मुख्य क्या है? मुख्य एनर्जी हम कहां से ले रहे हैं? अनुच्छेद 14 से। बाकी सब उसके अंदर में, वहीं से एनर्जी बाकी अनुच्छेद लेते हैं। पहली बात, अनुच्छेद 14 जो है सभी के लिए है। व्यक्ति शब्द यूज है, किसी भी व्यक्ति के लिए यूज है, वो चाहे नागरिक हो, चाहे विदेशी हो, चाहे नैसर्गिक व्यक्ति हो, चाहे प्राकृतिक व्यक्ति हो। दो चीज क्लियर हो गई। फिर इसमें दो शब्दावलियां आई, कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, अर्थात भारत के भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, या शब्द यूज है और शब्द यूज नहीं है, प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, यहां पर नहीं आप लोग कर लीजिए, ये या शब्द है। वहां पे ये भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 14 में जो शब्दावली है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, या फिर वो पूछ सकता है विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न निकल गया, यहां क्या वो ये वर्ड यूज है, विधि के समक्ष समता का मामला हो या विधि के समक्ष समान संरक्षण का मामला हो, या शब्द यूज है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा हम आते हैं, आखिर ये शब्दावलियां क्या कहती हैं? इनकी व्याख्या अभी हम बाद में करेंगे, पहले इनके बारे में जान लें। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक भावना की व्याख्या के साथ है, कहती है कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, हर व्यक्ति विधि के अधीन ही रहेगा। तो ये नकारात्मक अवधारणा के साथ है। ये ब्रिटेन से ली गई है, डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ है वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, पहली चीज। अब विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है और ये सकारात्मक अवधारणा के साथ है, कहता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। ये तो हो गया अनुच्छेद 14। अब आइए हम अनुच्छेद 14 को थोड़ा सा विस्तार दें।
बहुत से केसेस आए, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का केस आया, ईपी रुपैया वर्सेस तमिलनाडु राज्य का केस आया, अनवर अली वर्सेस वेस्ट बंगाल सरकार का केस आया, जस्टिस तेंदुलकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य का केस आया, नकारा वर्सेस पंजाब राज्य। ये ऐसे एक हायरार्की बनती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम जब कभी फिर एक जीस्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बस पहली चीज गरिमापूर्ण जीवन जीना, ये संवैधानिक गारंटी है जो हमें प्रस्तावना से ही पता लग जाती है। अगर कल आप लोगों ने जिन शब्दों को मैंने पिरोया था, जिन शब्दों के बारे में आपको बताया था, उसमें एक शब्द और था। मैंने बताया था ना, 4, 3, 5 और 5 ऐसे शब्द बस याद कर लीजिए। हम कभी आपसे ये नहीं कहेंगे, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कि संविधान का पूरा प्रियम्बल तैयार करिए, याद करिए। कर लेते हैं, सो फार सो गुड। नहीं कर पाते तो एक तरीका है, क्या क्या शब्द हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, गरिमा और स्वतंत्रता और समता। ये सारे शब्द वहीं से तो लिए गए हैं। उन्हीं में हमें संवैधानिक पवित्रता, संवैधानिक गारंटी देता है संविधान, कि यहां का जो भी कोई व्यक्ति, ये संविधान हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। और वास्तव में हम मानव के रूप में हैं। हम चूंकि अनुच्छेद 14 का वास्तव में जो मुख्य है तो बहुत सा उसका उपयोग, लेकिन मुख्य जो रहता है वो राज्य की निरंकुशता पे हम प्रहार करते हैं। राज्य जब कभी कोई ऐसी नीति बनाएगा जो विभेदकारी होगी, जो गलत तरीका होगा, जो ऊपर से देखने पे सतही रूप में तो बड़ी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वास्तव में विधि के वो संवैधानिक उपबंधों को विफल कर रही है या मानव की गरिमा के अगेंस्ट है, तुरंत हम इसी अनुच्छेद के माध्यम से राज्य की बनाई गई निरंकुशता को चैलेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन जीने का अधिकार है, और किस रूप में? जो अनुच्छेद 21 हमें प्रदान करता है, और उसका विस्तार जो कहां से हमें एनर्जी मिलती है? अनुच्छेद 14 से, कि हमें गरिमापूर्ण जीवन। अब क्या हो रहा है? अब इसको देखिए। कहता है विधि के समक्ष समता। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो इस हिंदुस्तान में, वो सदैव विधि के अधीन रहेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि किसी के लिए दूसरी विधि बना दें और किसी के लिए दूसरी विधि बना दें। एक आम गरीब आदमी, एक समाज के शोषित दलित वर्ग, या एक ऐसा गरीब आदमी जो किसी भी परिस्थिति में है, और एक लंबरदार व्यक्ति, तो उस लंबरदार व्यक्ति के लिए दूसरी विधि, आपके लिए दूसरी विधि नहीं। कोई व्यक्ति जैसे भी है, सब लोग उसी विधि के अधीन ही रहेंगे, विधि सर्वोपरि रहेगी। दूसरा, विधि का समान संरक्षण। मतलब ऐसा नहीं है कल को एक गरीब आदमी से एक अपराध होता है, वही अपराध एक अमीर आदमी से हो जाता है, तो उसके लिए आप दूसरा संरक्षण दीजिए और उस गरीब आदमी को दूसरा संरक्षण दीजिए। यह भी हम अनुमन्य नहीं करेंगे। तो विधि सर्वोपरि है, हर व्यक्ति विधि के अधीन है, पहली चीज। और समान, और संरक्षण जो है वो हम समान देंगे। यह तो भाव हो गया अनुच्छेद 14 का। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज का अगर हम कठोर निर्वचन करें, शब्द सा शब्द निर्वचन करें, तो वास्तव में उसके परिणाम कहीं ना कहीं विपरीत फल प्रदान करने वाले हो सकते हैं। क्योंकि हमारे राज्य की जो संकल्पना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे, वह वास्तव में एक प्रगतिशील के रूप में हम प्रगतिशील हैं, हम अभी विकासशील हैं, हम विकसित व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे समाज में वास्तव में आज भी शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर बहुत सी विसंगतियां हैं। वो विसंगतियां क्या हैं? तभी देखिए आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं कि समाज में दुर्बल व्यक्तियों के लिए जो अधिनियम हो, समाज में महिलाओं के संदर्भ में जो अधिनियम हो, समाज में बच्चों के संदर्भ में अधिनियम। क्यों? क्योंकि संविधान की अनुच्छेद 15 कहती है कि राज्य स्त्री और बच्चों और समाज के दुर्बल व्यक्तियों की उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगा। अब विशेष प्रयास अगर करेगा तो ऐसे समय में अनुच्छेद 14 जो है, अगर हम हार्डली इंटरप्रिटेशन करें, कठोर निर्वचन करें, तो हमें इसको वास्तव में उन समाज के ऐसे वर्ग जो दुर्बल रूप में हैं, ऐसे व्यक्ति जो महिला के रूप में हैं, ऐसे बच्चे जो वास्तव में परिस्थिति के मारे हुए
हैं, हम उनके संदर्भ में अगर कोई विपरीत नियम बनाएंगे तो तुरंत अनुच्छेद 14 बाधक भी बन जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 14 क्या कह रहा, सब लोग, पहला बात तो वो कह रहा है कि सभी लोग विधि सर्वोपरि है और सभी लोग विधि के अधीन है, मान लिया। दूसरी तरफ कह रही है कि विधियों का समान संरक्षण, सभी लोगों को एक समान संरक्षण प्रदान करेंगे। अगर हम इस बात को लें तो वास्तव में महिलाओं के संदर्भ में हमने विशेष अधिनियम रख दिया, बच्चों के संदर्भ में विशेष अधिनियम रख दिया, समाज के दुर्बल व्यक्ति एससी एसटी समुदाय के लिए एक विशेष अधिनियम रख दिया। अगर ऐसे रख देंगे तो कल को एक व्यक्ति जो सामान्य परिस्थिति में है, किसी भी जाति धर्म मजहब का है, एक व्यक्ति ए, देखिए इसको ऐसे समझिए, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ऐसे समय में दोनों एक ही परिस्थिति में है, लेकिन एक वास्तव में समाज का दुर्बल व्यक्ति है और एक समाज का संपन्न सुसज्जित व्यक्ति है। ऐसे समय में अगर हमने इस दुर्बल व्यक्ति के उत्थान के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार ही हमने, सपोज करिए एक एससी एसटी समुदाय का व्यक्ति है जो समाज में दुर्बल है और उसकी परिस्थिति एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, ऐसी स्थिति में, या ये महिला है, ऐसी स्थिति में इनको समान दर्जा देने के लिए यदि हमने इनके लिए कुछ विशेष उपबंध कर दिया तो कौन सा अपराध कर दिया। लेकिन अगर जैसे ही विशेष उपबंध करेंगे तैसे ही अनुच्छेद 14 आगे आके बाधक बन जाएगी। अब क्योंकि अनुच्छेद 14 का अगर कठोर निर्वचन करें तो राज्य अपने भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसीलिए हम अनुच्छेद 14 को थोड़ा शिथिल करते हैं। और क्या शिथिल करते हैं, इस प्रकार से उसमें एक शिथिलता लाते हैं ताकि जो कठोर निर्वचन है वह बाधक विकास में ना बने। अर्थात हम थोड़ा सा वर्गीकरण कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। एक तरीके से समझने के लिए आप दिमाग में बैठा लीजिए, थोड़ा सा एक अपवाद सृजित कर देते हैं। और वो अपवाद किस रूप में कि राज विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। इसको थोड़ा वर्गीकृत कर देते हैं, अर्थात थोड़ा सा हम इसे और विस्तारित करते हैं। अर्थात हम इस प्रकार का वर्गीकरण करें जो वास्तव में समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए फायदा हो। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी आयु, अपनी जाति, अपने स्वभाव, अपनी परिस्थिति, अपनी योग्यता, अपने पद प्रतिष्ठा से एक आम आदमी से भिन्न हो सकता है। उदाहरण के रूप में हम आपको बताएं, सपोज करिए, इसको सिंपल सा समझिए, एक रास्ता है, इस रास्ते पे आपको, हर व्यक्ति को आने जाने का अधिकार मिला है, ठीक। अब ऐसे समय में, अब सपोज करिए महामहिम आ रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, या छोड़ दीजिए सचिन तेंदुलकर साहब आ रहे हैं और आप भी हैं। अब आपको भी रास्ते पे जाने का अधिकार है, सचिन तेंदुलकर साहब को भी जाने का अधिकार है। लेकिन हो क्या रहा है, तत्काल ही ये रास्ता रोक दिया गया और तेंदुलकर साहब को जाने दे दिया गया। अब सोचिए क्यों? आप तो तुरंत कह देंगे समान परिस्थिति में समान व्यवहार और हम तो विधि के समक्ष समता, क्योंकि हर व्यक्ति विधि के अधीन है। क्यों साहब आप तेंदुलकर साहब को जाने दे रहे हैं? वो अपनी योग्यता, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी चीजों से थोड़ा सा हमसे विभेदित है। हम जाएंगे तो हो सकता है हमें 10 लोग जानने वाले हो, लेकिन सचिन तेंदुलकर आएंगे तो पूरा शहर उमड़ पड़ेगा। ऐसे समय में लॉ एंड ऑर्डर कमजोर होगा, विधि व्यवस्था में दिक्कत आएगी, हो सकता है अफरा तफरी का माहौल बन जाए। इसलिए हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए इनको हम जाने देते हैं, तब आपको रास्ता देंगे। तो ऐसे समय में अगर हम विभेद कर रहे हैं तो ये युक्तियुक्त हुआ कि नहीं हुआ? राष्ट्रपति महामहिम आ रहे हैं, देखिए आए दिन में सड़क रोक दी जाती है, महामहिम आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी प्रतिष्ठा, संवैधानिक पद के मुखिया हैं। हम एक आम नागरिक, वो भी आम नागरिक हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा है। ऐसे समय में अगर हम थोड़ी देर के लिए उस रास्ते पे रुक गए और महामहिम को जाने दिया गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि साहब अनुच्छेद 14 का वायलेशन हो रहा। तो ये वर्गीकरण हम कर सकते हैं। और ये वर्गीकरण कैसा होना चाहिए? जस्ट रिजनेबल होना चाहिए, युक्तियुक्त होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, और ऐसा नहीं मनमानापूर्ण हो। अर्थात सारांश में अनुच्छेद 14 का हम शिथिल करेंगे, अर्थात अनुच्छेद 14 की तकनीकी व्यवस्थाएं जो संवैधानिक रूप में दी गई हैं उनको थोड़ा सा सरलीकृत करते हुए
थोड़ा सा वर्गीकरण कर देंगे, ताकि और वह वर्गीकरण का कारण कि कोई भी व्यक्ति अपनी आयु, प्रतिष्ठा, योग्यता, क्षमता, दक्षता से एक आदमी से भिन्न होता है। ऐसे समय में अगर हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो वह वर्गीकरण इस प्रकार होना चाहिए कि वास्तव में विधि के उपबंधों के अनुकूल ना हो और अनुमन्य हो, समाज में वह अनुमन्य हो, और ऐसा ना हो कि वो फैंसीफुल हो, वो प्राकृतिक हो, वो अप्राकृतिक हो। अब इसको और थोड़ा सा सरल कर लीजिए कि इस प्रकार से क्या कि जो मनमानापन नहीं होना चाहिए। अगर आप अनुच्छेद 14 का थोड़ा सा शिथिलपन कर रहे हैं, थोड़ा सा वर्गीकरण कर रहे हैं, तो वो मनमानापन नहीं होना चाहिए। एक बात। तीसरी, हमने कहा कि सीधे राज्य की निरंकुशता पे हम प्रहार करते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, अनुच्छेद 14 से कैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ये ओबीसी वर्ग का है और बी व्यक्ति है यह भी ओबीसी वर्ग का है। और इसने 75 नंबर पाया, इसने 75 नंबर पाया। इसने जो है इसकी आयु 32 साल है, इसकी आयु 32 साल है। अब इंटरव्यू के लिए बुलाना है, आप किसको बुलाएंगे? अब पता लगा जुगाड़ लगा के ए ने जुगाड़ लगा लिया, ए को बुला लिया। कहने का मतलब अनुच्छेद कहता समान परिस्थिति में समान व्यवहार, असमान परिस्थिति में समान व्यवहार नहीं। बस इसी लाइन को अगर आप पकड़ लिए, एक गरीब है एक अमीर है, गरीब को आपने उठा दिया तो राज्य ने कौन एहसान कर दिया? अरे लंबरदारी राज्य की है। अगर राज्य इतना ही वास्तव में अच्छा है तो समान परिस्थिति वालों में समान व्यवहार करके दिखाएं। यहां पे क्या होना चाहिए? दोनों व्यक्ति को इंटरव्यू में बुलाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? आप हमें ऐसे रोटी खा के ऐसे रोटी फेंक दीजिए, कहिए एक आदमी भूखा है, एक आदमी का पेट भरा है, राज कह रहा है लो रोटी खा लो। अरे कौन सा एहसान कर रहे हो? हम ही से टैक्स लेते हो, हम ही से पैसा लेते हो और हम ही को चीज दे रहे हो और एहसान दे रहे हो। इसलिए जब कभी राज्य कोई ऐसी नीति बनाएगा तो हम उस नीति का परीक्षण करेंगे कि असमानों में समान व्यवहार नहीं, समानों में समान व्यवहार। यही जीस्ट है अनुच्छेद 14 का। राज्य बहुत सी नीतियां बनाता है, ऊपर से देखने में अच्छी होती हैं, वास्तव में वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किसी वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए हो जाती हैं। ऐसे समय में तत्काल क्या करते हैं? हम तुरंत उसे चैलेंज करते हैं कि साहब हाँ वर्ग ये देखिए दिख तो रहा ऊपरी तौर पे कि सबके लिए है, लेकिन देखिए ये वर्ग विशेष अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अंदर से इसकी भावना छुपी है। तो इसलिए असमानों में समान व्यवहार नहीं, समानों में समान व्यवहार, यही अनुच्छेद 14 का है, जीस्ट है। तो छात्रों, उम्मीद करता हूं कि आज आपका क्लास जितना भी मैंने पढ़ाया संवैधानिक रूप में, या कल हम आपको हो सकता है सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएं। हैव ए गुड डे, टेक केयर।